नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार। हम मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम एक बार पूरे मूल अधिकार पर फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में समता का अधिकार दिया गया है। समता का अधिकार कहां पर है? समता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। 14 से 18 तक है, जिसमें हमें भेदभाव से निषेध की बात की गई है। यानी आर्टिकल हम 14 की बात करें जिसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता होगी, विधि के समान संरक्षण होगा। यानी विधि यानी आईपीसी हमारी विधि है, तो इसमें अगर क्राइम अगर अंबानी महोदय करते हैं तो भी उन्हें वही सजा मिलेगी जो एक टैक्सी चालक, रिक्शा चालक करता है या फिर गांव का एक गरीब व्यक्ति करता है। सभी के लिए क्या होगा? आईपीसी समान होगी विधि के अकॉर्डिंग। दूसरा इसमें कहा गया कि विधि का समान संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां विपरीत है, जैसे हम बात करें अगर SC ST की, अगर इस वर्ग की अगर परिस्थितियां सेम है तो इनके लिए समान व्यवहार किया जाएगा। अगर कोई सामान्य वर्ग है तो सामान्य वर्ग के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। ये होता है विधियों का समान संरक्षण। इसके बाद में आता है आर्टिकल 15, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव का निषेध होगा। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी इसमें हम देखते हैं पहला धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधार के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और नागरिक भी किसी दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ओके, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो यहाँ पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, तो आपके पांचों यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी डी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी 16(4) में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 2 सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। कहां पर? लोक नियोजन में, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समता होगी। आर्टिकल 16 फर्स्ट क्या कहता है कि राज्य की नजरों में अगर किसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो वहां पर राज्य प्रयास करेगा उनके लिए। लेकिन आर्टिकल 16(6) में, आर्टिकल 16(2) में क्या कहा गया? आर्टिकल 16(2) में कहा गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर, 6 नंबर ये, 7 नंबर ये, उद्भव के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड कहता है कि 16(4) में पिछड़े वर्ग के लिए, आर्टिकल 16(3) में क्या कहा गया? आर्टिकल 16(3) में कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये यहाँ पर 16(4) में कहा गया है कि राज्य की नजरों में अगर कोई दुर्बल वर्ग है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो वहां पर दुर्बल वर्ग नाम दिया गया है, यानी जो भी पिछड़े वर्ग है उनको डिफाइन किया गया है। लेकिन इसमें स्पेशली ये नहीं कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। नहीं, जो भी पिछड़े वर्ग है, जो भी दुर्बल वर्ग है, उनको आरक्षण दिया जाएगा यहाँ पे, ना कि किसी सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक आधार पर। यानी यहाँ पर आधार डिफाइन नहीं किया गया। सरकार को यह लगता है कि इन वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर कम है, प्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार डिसाइड करेगी किसे आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
और एक बात यहां पर याद रखनी कि आरक्षण शब्द का जो यूज किया गया है, अगर हम बात करें आरक्षण का शब्द का यूज, तो वो 16(4) में ही कहा गया है और कहीं पर भी आरक्षण शब्द का यूज नहीं किया गया है। और आर्टिकलों में हम देखेंगे कि विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान के अंदर आरक्षण इंक्लूड होता है, या फिर जैसे हम फॉर्म की फीस भराते हैं तो वहां पर SC/ST के लिए कम होती है, महिलाओं के लिए फॉर्म की फीस कम होती है। अगर हॉस्टलों में अगर प्रवेश की बात है तो वहां पर उन वर्गों के लिए हॉस्टल में सीट रिजर्व कर दी जाती है, या फिर उनके लिए फीस कम रख दी जाती है। या फिर महिला वर्ग के लिए क्या है कि हम देखते हैं कि बसों में किराया कम लगता है। ये जो भी प्रावधान किए गए हैं वो क्या विशेष प्रावधान के अंदर इंक्लूड होते हैं। रिजर्वेशन का अर्थ है कि 100 में से मान लीजिए कि SC/ST के लिए, OBC के लिए 27%, इनके लिए कितनी परसेंट सीटें रिजर्व है, यानी इनके लिए 22.5% SC/ST के लिए सीटें रिजर्व है। ये सभी प्रावधान किसके लिए किए गए हैं, आरक्षण में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, इसी के पैरेलली हम 15 को विस्तार से समझ लेते हैं। 15 फर्स्ट में क्या है, 15 फर्स्ट में आपको बता दिया कि राज्य नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब हम आर्टिकल 15(2) देखते हैं। 15(2) में कहा गया है कि नागरिक, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, कोई भी सार्वजनिक स्थल है, कोई मनोरंजन का स्थल है, उनके प्रवेश में कुओं, तालाबों, स्नान घाटों के यूज के लिए मनाही नहीं करेगा, जो भी राज्य द्वारा वित्त पोषित है या फिर सामान्य जन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, आर्टिकल 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए। ये हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 15(3) जो महिलाओं के लिए। जैसे हम जब बात करते हैं 0 FIR, उसमें यह तक घटना चाहिए कहीं पर भी हो, महिला किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखा सकती है। सनसेट के बाद में महिला और बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको थाने में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये जो भी प्रोटेक्शन महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं वो आर्टिकल 15(3) के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। आर्टिकल 15(4) देखते हैं। आर्टिकल 15(4) में कहा गया है कि जो भी सामाजिक रूप से और जो शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो भी दुर्बल वर्ग है, SC के लिए और ST के लिए क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसी में आगे 15(5) में कहा गया है कि इन्हीं वर्गों के लिए जो SC, BC है, SC है, ST है, इनको निजी प्लस सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा, विशेष प्रावधान दिया जाएगा। यहां पर भी विशेष प्रावधान की बात की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण आगे 16(6) में EWS के लिए आरक्षण की बात की गई है, यानी जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 15(5) में। यानी कोई भी सरकारी संस्था है वहां पर प्रवेश के लिए, यानी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई विश्वविद्यालय है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्लस निजी शिक्षण संस्थाओं में अधिकतम 10% सीटें किनके लिए रिजर्व होगी, EWS के लिए रिजर्व होगी। अब हम बात कर लेते हैं 16(4) की, हमने बात कर ली जिसमें विशेष प्रावधान बताया गया है। 16(5) में क्या कहा गया है, 16(5) में कहा गया है कि कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू संस्था है, कोई धार्मिक मंदिर है, तो वहां पर पुजारी कौन होगा, हिंदू धर्म से ही संबंधित होगा। इसे मस्जिद की बात करें, अगर मस्जिद में मौलवी होगा तो वो मुसलमान धर्म से ही संबंधित होगा। ये बातें किसमें कही गई, 16(5) में। और 16(6) में EWS के लिए आरक्षण होगा अधिकतम 10% सरकारी सेवाओं में। यहां पर आरक्षण किसके लिए है, यहां पर संस्थाओं में प्रवेश, यानी अगर कोई कॉलेज है उनमें प्रवेश की बात की गई है। और यहां पर सेवा इन सरकारी नौकरियों में 10% सीटों की बात की गई है। तो आपका क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग का आधार सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक है, नहीं, यहां पर वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया है। राज्य सोचेगा कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है, नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। क्रीमीलेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसके अंतर्गत शामिल पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। पिछड़े वर्गों इसके अंतर्गत शामिल पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं नहीं। जो भी क्रीमी लेयर में शामिल होगा, यानी क्रीमी लेयर यानी ऐसी परत जैसे क्रीम की परत, जो क्रीम होंगे वो इसका लाभ नहीं उठा सकते। पहला गलत हो जाता है। पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति, हाँ ये सही है, रामानंद समिति 1993 में गठित की गई थी। तो रामानंद समिति का गठन किया गया था, ये बात सही है। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए रामानंद समिति का गठन किया गया था। जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता। नहीं, क्रीमी लेयर के अंतर्गत वही आएगा जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। यानी क्रीमी लेयर क्या है, एक परत है, यानी 8 लाख से अधिक किसके पास संपत्ति है वो क्रीमी लेयर में शामिल होगा, उसे ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका 3 नंबर गलत हो जाता है। तो सही क्या है, तो सही आपका आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो हम इसके लिए हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि अंतःकरण की आजादी होगी, धर्म को मानने की आजादी होगी, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी होगी। तो अंतःकरण किस में है, अंतःकरण आर्टिकल 25 में। इसी के साथ हम 25 में देख लेते हैं। 25 में बताया गया कि सिख धर्म को कृपाण धारण करने की आजादी होगी, कृपाण को लेकर चलने की आजादी होगी। ये सिख धर्म। इसमें कहा गया कि हिंदू धर्म में कौन शामिल होगा, सिख, बौद्ध और जैन, ये तीनों को किस में शामिल होंगे, ये हिंदू धर्म में शामिल होंगे। इसी में कहा गया कि सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर धर्म के प्रचार प्रसार अंतःकरण की आजादी को बाधित किया जा सकता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता को इन 3 आधारों पर, सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के आधार पर रोका जा सकता है। ये 3 आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग है। हम 26 को भी देख लेते हैं। 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की आजादी होगी। यानी मंदिर मस्जिद बनाने के लिए अगर संपत्ति खरीदनी है तो उसका अधिकार होगा। अगर कोई मंदिर मस्जिद के लिए अगर कोई दान दे रहा है तो दान के लिए भी अलाउ होगा। ये क्या है, सामूहिक अधिकार की बात की गई है। सामूहिक अधिकार किसमें, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें धर्म यानी अपने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की आजादी होगी। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए कर नहीं लगाएगा। यानी किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी धर्म पर कर नहीं लगाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 28, जिसमें कंफ्यूजन रहता है सभी को। इसमें कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी शिक्षण संस्थाओं में। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। तो पहली कैटेगरी होगी जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थान है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यानी टोटली सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहां पर धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं होगी। सेकंड कंडीशन होती है जो सरकार से मान्यता प्राप्त होती है लेकिन वित्त पोषित नहीं होती, वहां पर गार्जियन की अनुमति से क्या होगा, अगर कोई बच्चा है वो 18 वर्ष से नीचे है तो उसके माता पिता अगर अलाउ करते हैं तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरी होती है कि जहां पर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या फिर वित्त पोषित नहीं है, वो ट्रस्ट किसके लिए स्थापित किए गए हैं, वो ट्रस्ट स्पेशली किसी धर्म को प्रचार करने के लिए स्थापित की गई है। जैसे हम मान लीजिए पतंजलि को ट्रस्ट है, अगर वो हिंदू धर्म से संबंधित कोई शिक्षा देना चाहता है, कोई मदरसा है जो अपने मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई शिक्षा देना चाहता है जो उन्हीं से वित्त पोषित है, तो वहां पर टोटली अलाउ होगा कि वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आपका होता है क्वेश्चन की अंतःकरण की आजादी कहां दी गई है। अंतःकरण की आजादी आर्टिकल 25 में दी गई है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित हमें इन दो कथनों को आराम से देखना है। तो पहला कथन है कि स्वास्थ्य का अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। स्वास्थ्य का अधिकार स्पष्ट रूप से, यहां पर की पॉइंट है स्पष्ट रूप से, यानी आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। तो आपका ये पहला कथन गलत है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने के लिए की है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य के अधिकार को भी इंक्लूड किया है विभिन्न व्याख्याओं के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे मूल अधिकार नहीं माना है। तो आपका सेकंड सही हो जाता है। तो कथन ए गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो आपका 4 नंबर सही हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 जिसमें हमें बताया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी, लेकिन राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसे छीन सकता है। यह हमारा आर्टिकल 21 बताता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम बात करें किसी भी आर्टिकल की मूल अधिकार की जिसमें सबसे ज्यादा व्याख्या की है वो आर्टिकल 21 है, जिसमें कहा गया है कि गरिमा में जीवन का अधिकार होगा। यानी जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आदमी के प्राण को ना छीना जाए या फिर दैहिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ ना की जाए, नहीं, गरिमा में जीवन होना चाहिए। यानी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास मिलना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, रात को सोने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम बात करें कि निष्ठा का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, किसी व्यक्ति को एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा, और इसके अलावा हम बात करें तो आजीविका का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सरकार कोशिश करेगी। ये सभी क्या गरिमा में जीवन के अधिकार है जो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अकॉर्डिंग विस्तारित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। हमने देखा था 16(2), जिसमें हमने देखा था कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन लोक नियोजन निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1957 निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करता है। आर्टिकल 16(3) देखना, जहां पर लिखा है कि निवास स्थान के आधार पर संसद कोई सेवा रिजर्व कर सकती है। तो ये हो गया भेदभाव। तो यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का अपवाद है। ये बात सही है क्योंकि 2 में कह दिया गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इस अधिनियम से क्या है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है संसद के द्वारा। तो ये क्या है, सही है, अपवाद है। वर्तमान में यह व्यवस्था किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है। ये गलत हो जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर यह व्यवस्था लागू है। तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा सही है? तो आपका केवल एक सही है, आपका एक सही हो जाएगा क्योंकि ये अपवाद है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हमने देखा था कि समता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता है। 14, 15, 16 पर हमने विचार कर लिया था। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता, छुआछूत अलाउ नहीं होगी। अगर छुआछूत की जाती है तो दंडित किया जाएगा। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 35 हमें क्या अधिकार देता है? अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि अगर मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी अगर लॉ बनाना है, अधिनियम बनाना है, तो वो अधिकार आर्टिकल 35 से संसद को दिया जाएगा। इसी में कहा गया था अस्पृश्यता का अंत दंडनीय होगा। अब दंड देने के लिए क्या करेगा? संसद लॉ बनाएगी। इसलिए सिविल संरक्षण अधिकार बनाया गया था 1955 में। इसके अकॉर्डिंग 6 महीने की सजा प्लस 500 रुपए जुर्माना दिया जाता है अपराधी को। वर्तमान में इसे 1 या 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अधिकार किसको है? संसद को है, आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग। 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा।
अब उपाधियों का अंत क्या है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत को डिवाइड करने के लिए किसी को सर की, राय बहादुर की, महाराजा की उपाधियां दी जाती थी। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जब देश आजाद होगा ये उपाधियां व्यक्तियों को बांटेगी, उनमें भेदभाव करेगी, तो इन उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 18 लिख दिया कि उपाधियों का अंत होगा। इससे संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आप 18 क्लोज फर्स्ट देखना, उसमें कहा गया है कि राज्य विद्या के अलावा और सेना के अलावा कोई उपाधि नहीं देगी, यानी विद्या और सेना अलाउ होगी, इसके अलावा कोई अलाउ नहीं होगा। तो आपका सही है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(2) में लिखा गया है कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधि नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये उपाधियां नहीं है। ओके, इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। आपको अभी बताया कि फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई लॉ बनाना है तो संसद बनाएगी आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग। 35 के अकॉर्डिंग 17 से संबंधित संसद ने लॉ बनाया, लेकिन 18 से संबंधित अभी तक संसद ने कोई लॉ नहीं बनाया, क्योंकि किसी को पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगर वो नाम के आगे या पीछे यूज करता है तो ये क्या है, असंवैधानिक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सरकार इन्हें चाहे तो दंडित कर सकती है लॉ बना के। ये इसलिए नहीं किया गया है कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो अगर बाई चांस अपने नाम के आगे या पीछे लगा लेता है और बाद में संसद उसे दंडित करती है तो ये अपमानजनक हो जाता है उस व्यक्ति के लिए भी और देश के लिए भी, जिसको भारत रत्न दिया गया है, आज उसको दंडित कर रहे हैं। तो इसलिए संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया है। तो आपका ये सही हो जाता है डी, अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। आगे हम नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में वाक स्वतंत्र आदि विषय से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार इससे संबंधित है? तो विदेशी यात्रा करने का अधिकार इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में है। मेनका गांधी केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उसके बाद में उनको विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था। तो आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार 21 में शामिल किया गया है। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो इसमें शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, जिसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। इसी के साथ 86वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? आर्टिकल 45, जिसमें DPSP है, इसकी भाषा चेंज की गई। इसमें कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बाल्यावस्था की और शिक्षा की देखरेख कौन करेगा? राज्य करेगा। इसी में एक नया चेंज किया गया है, आर्टिकल 51A, जो हमारे क्या है, मूल कर्तव्य है। इसमें लास्ट 51 जो हमारा मूल कर्तव्य है 11, जिसमें कहा गया अभिभावक या फिर माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे, ये उनका कर्तव्य होगा। तो 86वें संविधान संशोधन से 45(21)A वह मूल कर्तव्य 51A में 11 जोड़ा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा शामिल नहीं है 21A के अकॉर्डिंग? तो 1 व 3 यानी विदेशी यात्रा का अधिकार शामिल नहीं है, शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं है, तो सी आपका सही हो जाता है। हम एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का टाइटल है वाक एवं अन्य स्वतंत्रताएं। यानी हम देखेंगे कि 19 फर्स्ट A, जिसमें हमें दिया गया है कि बोलने की यानी वाक की और अभिव्यक्ति की आजादी। सबसे महत्वपूर्ण अगर नागरिकों के लिए अधिकार है तो वो कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, क्योंकि हमें इसमें बोलने की आजादी दी गई है, सरकार की आलोचना करने की आजादी दी गई है। 19(1)B में हम देखेंगे कि हमें सम्मेलन करने की आजादी है। कंडीशन क्या है? निरायुध, यानी हमारे पास शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्र के हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। 19(1)C में क्या कहा गया है कि संघ
संगम या फिर सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा। सहकारी समिति को 97 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। 19(1)(d) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अबाध रूप से संचरण कर सकता है, घूम सकता है, कहा पूरे भारत में। 19(1)(e) में क्या कहा गया है, निवास कर सकता है भारत के किसी भी क्षेत्र में। 19(1)(f) में कहा गया है अप में संपत्ति का अधिकार है, जिसे क्या कर दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के अकॉर्डिंग कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं है, इसके द्वारा 31 को हटा दिया गया है अनुच्छेद, और 19(1)(f) को हटा दिया गया, जिसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया है। 19(1)(g) में क्या है, किसी भी व्यक्ति को व्यापार व्यवसाय करने की आजादी होगी। ओके, ये हमारे सभी 19 से संबंधित है, और 19(2) से लेकर 19(6) तक क्या है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी युक्तियुक्त निर्बंधन है। अगर हम बोल रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस में होगा कि हम चुप रहकर कोई भी या फिर हड़ताल कर या फिर किसी अन्य माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इनसे किसी अन्य व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जैसे हड़ताल करने से अगर किसी व्यक्ति की आजीविका खतरे में आ रही है, तो हमारा हड़ताल का अधिकार 19(1)(a) में शामिल नहीं होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता भी है, सूचना का अधिकार भी है, यानी हम सरकार से सूचना मांग सकते हैं। इसमें हमें अन्य अधिकार भी दिए गए, जैसे हमें इंटरनेट की आजादी भी है। ये सभी किस में शामिल होते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल होते हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन की बात करें तो यहाँ पर लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, कोर्ट की अवमानना के आधार पर, मनमानी के किसी अन्य व्यक्ति के मानहानि के आधार पर, या फिर हम बात करें कि विदेशी राज्य के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होने के आधार पर, ये जो भी, या फिर हम बात करें अगर अबाध संचरण के अधिकार में, यानी किसी भी व्यक्ति को निवास करने की आजादी है, लेकिन वो जनजातीय क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकता क्योंकि इनसे उनकी संस्कृति खतरे में होती है, या फिर सामान्य जनता के हित में इसे रोका जा सकता है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में क्या है कि एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, तकनीकी योग्यता के आधार पर, या फिर लोक कल्याण से संबंधित अगर हित प्रभावित हो रहे हैं तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, जो किसमें कहा गया, आर्टिकल 19(2) से 19(6) के बीच में इनकी चर्चा की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाता है। अभी हमने चर्चा की थी 19(2) से लेकर 19(6) तक युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, तो ये आपका सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से नहीं था, ये भी बात सही है। इसे 97 में अमेंडमेंट जो जोड़ा गया था, जो 19(1)(c) में दिया गया है। अभी हमने इस पे चर्चा की थी, तो आपका दोनों सही हो जाते हैं, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने संबंधी अधिकार दिया गया है, यह बात सही है। इस संदर्भ में किसे शामिल नहीं किया गया है, एकत्रित जनता जिसे हथियार नहीं रखना चाहिए, इसे शामिल किया गया है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, इसे भी शामिल किया गया है। केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, इसे भी शामिल किया गया है। इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल है, नहीं, इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। जैसे हमने बताया था कि हड़ताल करने से क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स बाधित होंगे, इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया है। इसमें बात करें अगर बंद से संबंधित, यानी भारत बंद से संबंधित या फिर राज्य बंद से संबंधित आह्वान की जाती है जन पार्टी के द्वारा, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो वो असंवैधानिक है, लेकिन पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर सकती पॉलिटिकल दबाव के कारण। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद या फिर बंद का आह्वान किया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो वो असंवैधानिक माना जाएगा, तो आपका डी सही हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मूल अधिकार में विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो आपका यही सही हो जाता है, तो आपका ए सही है। फिर भी दूसरे पे विचार करते हैं, यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। नहीं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। हम बात करें आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये ऐसे मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। कौन से नागरिकों को? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और सभी अन्य जो मूल अधिकार है वो सभी नागरिकों या सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जिसमें नागरिक भी है, विदेशी व्यक्ति भी है। तो आपको ध्यान रखना है 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है और बाकी सभी को प्राप्त है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर भी किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है या फिर आतंकवादी घटना में इन्वॉल्व होता है और वो पूरे समुदाय ऐसे बम विस्फोट करते हैं जिससे बहुत लोगों की हत्या हो जाती है, तो उसको क्या फांसी की सजा दे दी गई है, मान लीजिए। तो फांसी की सजा में क्या होगा? इसने अपराध किया है, इस अपराध की सजा फांसी है, तो पुलिस ने पहले इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद इस पे एक प्रक्रिया चली है, इसको कोर्ट के सामने लाया गया है। कोर्ट ने सभी साक्ष्य को देखने के बाद ये डिसाइड किया है कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। और फांसी में क्या है कि एक निर्धारित प्रक्रिया होती है कि सुबह का टाइम होगा, उसको नहलाया जाएगा, उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाएगी। सभी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। तो वो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के प्राण को छीना जा सकता है, तो आपका ये गलत हो जाता है। मात्र एक मूल अधिकार जिसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नहीं, आर्टिकल 359 देखना, 359 में कहा गया है कि सभी मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है राष्ट्रपति उद्घोषणा से। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से यह बात कही गई थी 1978 में कि 20 और 21 को किसी भी आधार पर नहीं छीना जा सकता। यानी 20 और 21 दो है जिन्हें कभी नहीं छीना जाएगा। तो आपका ये इस आधार पर गलत हो जाता है कि केवल एक है, नहीं, दो ऐसे मूल अधिकार है जिन्हें को किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता। और ये कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन से, आर्टिकल 359 में। अगर हम 358 की बात करें, इसमें कहा गया है कि गुन्नी स्वतः निलंबित हो जाएगा अगर आपातकाल का आधार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण है। यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आजादी दी गई है वो निलंबित हो जाएगा। इसके अलावा हम सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता नाम दिया गया। यानी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, यानी राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम करने में सक्षम नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल, अगर देश की कंडीशन खराब हो जाती है वित्तीय रूप से, अगर उसकी साख कमजोर हो जाती है, तो वहां पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये 3 आपातकाल है जो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रदान करेगा। अभी हमने देखा है कि 86वें संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था, तो आपका ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जो हमारे मूल कर्तव्य में प्रावधान किया गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। हमने ये भी देखा है 86वें संविधान संशोधन से क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो मूल कर्तव्य 51A कर्तव्य कौन सा 11 नंबर, जिसमें ये इंक्लूड किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 से। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार संबंधी अधिनियम पारित किया गया। ये बात सही है। 1 अप्रैल 2010 से जिसे लागू किया गया और 2009 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। तो आपका चौथा इसलिए गलत हो जाता है कि 1 अप्रैल 2009 नहीं है, 1 अप्रैल 2010 है। आगे संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 1215 में स्टार्टिंग में यूरोप में ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के क्राउन ने क्या गया था, मेग्ना कार्टा ऑफ राइट्स नामक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें अधिकारों की बात की गई थी। स्टार्टिंग में 1215 में वहां के राजा सर जॉन महोदय के द्वारा मेग्ना कार्टा ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के घोषणा पत्र पर साइन किया गया था।
इसलिए हमने वो नाम उठाकर यहाँ पर मेग्ना कार्टा लिया है। तो भारतीय संविधान में अगर मूल अधिकारों की बात करें तो वो कौन सा है, भाग 3 है। और मेग्ना कार्टा ऑफ राइट्स कब हुआ था, 1215 में, इसलिए हम भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण की बात करता है। तो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अभी हमने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। तो आपका अनुच्छेद 21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक के लिए उपबंध है और विदेशियों के लिए नहीं। यानी कौन से ऐसे अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं। तो हमने देखा है 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें कहा गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार जो 25 से 28 तक है, जो इसमें शामिल नहीं होता। इसमें कहा गया कि विदेशियों के लिए नहीं है। तो हमें देखना है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है। कुछ मामले में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। आपको देखना है कि आर्टिकल अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण दिया गया है, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, उसको गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना होगा। कारण के साथ साथ उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, प्लस उसे अपने विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने का आजादी होगी। ये कुछ 22 में दिए गए हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समता प्राप्त करता है, जो भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो आपका आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समता विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आपका 3 नंबर सही हो जाता है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण यानी आर्टिकल 21 जो सभी को प्राप्त है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये भारतीयों को भी शामिल है और विदेशियों को भी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने के अधिकार से संबंधित है। तो आपका होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देना स्टार्ट किया था। उसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत नहीं है। अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा यानी राज्य में कौन इंक्लूड होगा। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि है तो वह क्या होगी, शून्य होगी। आर्टिकल 13 फर्स्ट में क्या कहा गया है कि कोई भी प्रवर्त विधि यानी जो संविधान लागू से पहले की कोई विधि है, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, अगर संविधान लागू से पहले की कोई विधि है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। इसी तरह 13(2) में कहा गया कि संसद या राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, और उल्लंघन करती है तो वो जीरो हो जाएगी। इसी में हम देखते हैं कि जैसे आईटी एक्ट की धारा, आईटी एक्ट 2000 जिसकी धारा 66 है, जिसमें इंटरनेट की आजादी को बाधित किया गया था, और श्रेय सिंगलवाद में इसे क्या कर दिया गया था, नल एंड वॉइड। इस धारा को नल एंड वॉइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी सुप्रीम कोर्ट को आजादी देता है आर्टिकल 13(2) की वो जांच करे कि संसद ने या फिर राज्य ने जो भी लॉ बनाया है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रही। अगर उल्लंघन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, जीरो कर देगा आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग। 13(3) में कहा गया कि विधि में कौन कौन शामिल होगा। विधि में अध्यादेश, नियम, विनियम, उपविधियां, कोई रीति रिवाज जैसे 3 तलाक से संबंधित या फिर सबरीमाला केस से संबंधित या फिर सती प्रथा, बाल विवाह, ये जो भी हमारी प्रथा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, राज्य में कौन इंक्लूड होता है, राज्य में संसद और संघ की सरकार। राज्य में हम बात करते हैं विधानमंडल और वहां की राज्य की सरकार। इसी तरह स्थानीय निकाय जिसमें पंचायतें और नगर पालिका शामिल है। अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, BSNL, ये जो भी संस्थाएं हैं जो सरकार से वित्त पोषित है या फिर जिन्हें नियम एवं विनियम बनाने के अधिकार है, वो राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। तो आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किससे लिए गए। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं।
जहां पर हमने अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। इसी तरह मूल अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा जो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देती है मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में भी निहित है? यानी किस अनुच्छेद में निहित है? तो वो 15(4) में निहित है। क्योंकि 15(4) में क्या कहा गया है कि SCBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक रूप से जो भी वंचित वर्ग है, SC या फिर ST है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी 15(4) के अकॉर्डिंग। तो पिछड़े वर्गों के लिए कौन सी व्यवस्था है? 15(4) में बात की गई है। तो आपका 2 नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध ये गारंटी है, ये बात सही है। राज्य कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो हमारे मूल अधिकारों को बाधित कर रहे हैं तो मूल अधिकार उस कार्य को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। यह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करवाता है। सामाजिक से हमने देख लिया कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, निवास, उद्भव के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को कुएं तालाब यूज करने की आजादी दी जाएगी। तो सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर भी हम लोक नियोजन को समझ सकते हैं कि लोक नियोजन जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, 16(6) में हमने देखा, 15(6) में हमने देखा, तो इनके संरक्षण की बात की गई है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो ये क्या है? इसमें सम्मिलित होते हैं। यह अमेरिका के अधिकार के बिल की भांति नहीं, अमेरिका के अधिकार के बिल की भांति नहीं है। तो आपका 3 नंबर गलत हो जाता है। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 में कहा गया कि 19 को छोड़कर निलंबित किया जा सकते हैं। 359 में हमने देखा कि 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, इन 21-19 को किया जा सकता है। 359 में 20 व 21 को किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, बाकी को राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा किया जा सकता है। तो किए जा सकते हैं, आपका सही है। एक मूल अधिकार जो हमने इस पे चर्चा नहीं किया वो आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार कब किया जाता है? जब कोई चोटिल हो जाता है। अगर हमारे मूल अधिकार चोटिल हो जाते हैं तो हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार होगा। यानी अगर हम बात करें आर्टिकल 32 की, अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो मूल अधिकार का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ऐसे कोई लॉ बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों को छीन रही है, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस से कहेंगे कि महोदय से कहेंगे कि ये हमारे मूल अधिकारों को वॉयलेट कर रही है, इसका निराकरण कीजिए, इसका उपचार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसकी जांच करेगी और इसको जीरो घोषित कर देगी। तब से वो कानून लागू नहीं रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा था कि अनुच्छेद 32 हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 की आत्मा है। भारतीय संविधान के भाग 3 की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, क्योंकि 32 नहीं होगा तो मूल अधिकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? 32 में। उपचार यानी अगर मूल अधिकार चोटिल होंगे तो उपचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसी तरह हम बात करें 226 की, तो ये हाई कोर्ट को पावर देती है और ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है मूल अधिकार से संबंधित संरक्षण की। अगर इसके अलावा हम बात करें 33 की, जिसमें कहा गया कि कुछ सरकारी संस्थाएं ऐसी होती है, जैसे हम बात करें सेना की, तो वहां पर कुछ मूल अधिकारों को बाधित किया जा सकता है। अगर हम 34 की बात करें, जहां पर सेना लो लागू है, वहां पर भी मूल अधिकार लागू नहीं होगा। 35 पर हमने विचार कर लिया है कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई लो लागू करना है, कोई अधिनियम बनाना है, तो संसद बनाएगी 35 के अकॉर्डिंग। तो हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक विस्तार से क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है, प्लस हमने सभी मूल अधिकारों को देख भी लिया है, जिसमें हमने देखा है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 में कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ, यानी कोई नागरिक है, कोई व्यक्ति है, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, बेगार नहीं करवाया जाएगा।
आर्टिकल 24 कहता है कि कोई भी बच्चा है उसको खान में, खतरनाक उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये क्या होगा? दंडनीय होगा। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 और 30 जो हमें शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार देता है। 29 हमें कैसा है कि हमें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार होगा और कोई भी शिक्षण संस्थान में हमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं रोका जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं रोका जाएगा। 30 में ऐसा कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक है, अब कौन होगा? भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर दो ऐसे माध्यम है जिसमें हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया है। किस आधार पर? भाषा को और धर्म को। इसके आधार पर कोई अल्पसंख्यक है तो उसे अपनी धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित करने की और प्रबंधन करने की आजादी होगी। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में 31 जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया है। अब आर्टिकल 301 के अकॉर्डिंग वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है। तो हमारे आज का टॉपिक मूल अधिकार से संबंधित MCQ था जो कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि मूल अधिकार से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, आपको उसे हल करने में कोई कठिनाई होगी। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।